हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ पार्ट 2 चैप्टर का, जो कि है चैप्टर नेम है रिबेल्स एंड एक मिनट, हाँ, रिबेल्स एंड द राज। चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लीजिएगा, अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, इससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से टू रेबल्स ऑफ 1857। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1.3 तक हमने पढ़ लिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर कर सकें। करीब करीब 4 पार्ट में जाएगा, तो 4 वीडियोस बनेंगे। तो आप लोग सब कुछ देखते रहिएगा और जल्दी जल्दी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। टू रिबेल्स ऑफ 1857, शाहमहल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Two rebels of 1857, Shahmal. Shahmal lived in a large village in Pargana, Baraut in Uttar Pradesh. He belonged to a clan of Jat cultivators whose kingship ties extended over 84 villages. अच्छा, तो यहाँ पे 1857 के 2 विद्रोही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक शाहमल है और एक मौलवी अहमदुल्लाह शाह, उसके बारे में पढ़ेंगे। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश, अच्छा ये 84 देश है, मैंने 10 पढ़ दिया इसको, देश यानी कि 84 गांव में फैला हुआ था। The lands in the region were irrigated and fertile with rich dark loam soil. इस इलाके की ज़मीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। Many of the villagers were prosperous and saw the British land revenue system as oppressive. The revenue demand was high and its collection inflexible. बहुत सारे यहाँ की मिट्टी काली और नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। Consequently, cultivators were losing land to outsiders, to traders and money lenders who were coming into the area. नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। Shahmal mobilized the headmen and cultivators of 84 देश, moving at night from village to village, urging people to rebel against the British. शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। As in many other places, the revolt against the British turned into a general rebellion against all signs of oppressions and injustice. बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। Cultivators left their fields and plundered the houses of money lenders and traders. Displaced proprietors took possession of the lands they had lost. Shahmal's men attacked government buildings, destroyed the bridges over the river, and dug up metal roads, partly to prevent government forces from coming into the area and partly because bridges and roads were seen as symbols of British rule. अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। They sent supplies to the sepoys who had mutinied in Delhi and stopped all official communication between British and headquarters and Meerut. Locally acknowledged as the Raja, Shahmal took over the bungalow of the English officer, turned it into a hall of justice, settling disputes and dispensing judgments. He also set up an amazingly effective network of intelligence. For a period, of people of the area felt that Firangi Raj was over and their Raj had come. Shahmal was killed in battle in July 1857.
उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया। वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतअंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 57 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। अब है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह was one of the many Maulvis who played an important part in the revolt of 1857. मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। Educated in Hyderabad, he became a preacher when young. In 1856, he was seen moving from village to village, preaching jihad, religious war against the British and urging people to rebel. हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। He moved in a palanquin with drum beaters in front and followers at the rear. He was therefore popularly called Danka Shah, the Maulvi with the drum Danka. British officials panicked as thousands began following the Maulvi and many Muslims began seeing him as an inspired prophet. When he reached Lucknow in 1856, he was stopped by the police from preaching in the city. वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह के नाम कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में जाने से रोक दिया और उपदेश देने से रोक दिया। Subsequently, in 1857, he was jailed in Faizabad. When released, he was elected by the mutinous 22nd Native Infantry as their leader. He fought in the famous Battle of Chinhat, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated. He came to be known for his courage and power. Many people, in fact, believed that he was invincible, had magical powers, and could not be killed by the British. It was this belief that partly formed the basis of his authority. जब 1857 में उन्हें फैज़ाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अब है फोर्थ सब टॉपिक, रमर्स एंड प्रोफेसीज, यानी कि अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। रमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। एज वी सो द सिपाहीज हु हैड अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम मीरठ हैड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स एंड दैट बीटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन। दे वर रेफरिंग टू द कार्टिजेस ऑफ द इनफील्ड राइफल्स which had just been given to them. The British tried to explain to the sepoys that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with the fat of the cows and pigs spread like wildfire across the sepoy lines of the North India. जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। This was one rumor whose origin can be traced. इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट, reported that in the third week of the January 1857, a low-caste Khalasi who worked in the magazine in Dum Dum asked a Brahmin sepoy for a drink of water from his lota. राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के
कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। The sepoy had refused, saying that the lower caste touch would defile the lota. The Khalasi had reportedly retorted, "You will soon lose your caste, as ere long you will have to bite cartridges covered with the fat of cows and pigs." तो ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी वाले लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। We do not know the veracity of the report, but once this rumor started, no amount of assurances from British officers could stop its circulation, and the fear it spread among the sepoys. इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। This was not only rumor that was circulating in North India at the beginning of 1857. 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। There was the rumor that the British government had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindus and Muslims. To this end, the rumors said the British had mixed the bone dust of cow and pigs into the flour that was sold in the market. यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच लिया। अफवाह फैलने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। In towns and cantonments, sepoys and the common people refused to touch the atta. There was fear and suspicion that the British wanted to convert Indians to Christianity. Panic spread fast. British officers tried to allay their fears, but in vain. These fears stirred men to action. The response to call for action was reinforced by the prophecy that British rule would come to an end on the centenary of the Battle of Plassey on 23 June 1857. चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बिगड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। Rumors were not the only thing circulating at the time. Reports came from various parts of North India that chapatis were being distributed from village to village. बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थीं। A person would came at night and give a chapati to a watchman of the village and ask him to make 5 more and distribute to the next village and so on. बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव में चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपातीज वाज नॉट क्लियर एंड इज नॉट क्लियर इवन टुडे, बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रीड इट एज एन ओमेन ऑफ एन अपहीवल। और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था, न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। Why did people believe in the rumors? लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? We cannot understand the power of rumors and prophecies in history by checking whether they are factually correct or not. इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थे या नहीं। We need to see what they reflect about the minds of people who believe them, their fears and apprehensions, their faiths and convictions. Rumors circulate only when they resonate with the deeper fears and suspicions of the people. हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनमें से क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताते हैं। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है।
The rumors in 1857 began to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s. अगर 1857 की अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है. As you know, from that time, under the leadership of Governor General Lord William Bentinck, the British adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education. जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी. With the cooperation of sections of Indian society, they set up English medium schools, colleges and universities which taught Western sciences and the liberal arts. The British established laws to abolish customs like Sati 1829 and to permit the remarriage of Hindu widows. भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं यानी कि लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था. अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे. On a variety of pleas like misgovernment and the refusal to recognize adoption, the British annexed not only Awadh but many other kingdoms and principalities like Jhansi and Satara. शासकीय दुर्बलता और दत्तकत्ता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था. Once these territories were annexed, the British introduced their own system of administration, their own laws and their own methods of land settlement and land revenue collection. The cumulative impact of all this on the people of North India was profound. जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे. उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ. It seemed to the people that all they cherished and held It seemed to the people that all that they cherished and held sacred, from kings and socio-religious customs to the patterns of landholding and revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien and oppressive. लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी. This perception was aggravated by the activities of Christian missionaries. In such a situation of uncertainty, rumors spread with remarkable swiftness. To explore the basis of the revolt of 1857 in some detail, let us look at Awadh, one of the major centers where the drama of 1857 unfolded. इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था. ऐसा अनिश्चित हालत में अफवाहें रातों रात फैलने लगी थी. सन 1857 के विरोध में आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए. अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था. सेकेंड टॉपिक है अवध इन रिवोल्ट, अवध में विद्रोह. इसका फर्स्ट सब टॉपिक है ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे. ये गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा. In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी जो एक फल होता है, गिलास फल कहते हैं उसको, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा. 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to British Empire. 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया. द कॉन्क्वेस्ट हैपेंड इन स्टेजेस. रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला. द सब्सिडरी अलायंस had been imposed on Awadh in 1801. By the terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom, and act in accordance with the advice of British resident who was now to be attacked to the court. 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी. इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दें और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें. Deprived of his armed forces, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom. He could no longer assert control over the rebellious chiefs and talukdars.
अपनी सैनिक ताकत के से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। In the meantime, the British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। They felt that the soil there was good for producing indigo and cotton, and the region was ideally located to be developed into the principal market of Upper India. उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। By the early 1850s, moreover, all the major areas of India had been conquered: the Maratha lands, the Doab, the Carnatic, the Punjab, and Bengal. The takeover of Awadh in 1856 was expected to complete a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier. 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दुआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। अब है सेकेंड सब टॉपिक, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। देह से जान जाग चुकी थी। लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशंस क्रिएटेड disaffection in all the areas and principalities that were annexed, but now were more so than in the kingdom of Awadh in the heart of North India. लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। Here Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. The British government also wrongly assumed that Wajid Ali Shah was an unpopular ruler. On the contrary, he was widely loved, and when he left his beloved Lucknow, there were many who followed him all the way to Kanpur singing songs of lament. यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। The widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। One of them wrote, "The life was gone out of the body, and the body of this town had been left lifeless. There was no street or market and house which did not wail out the cry of agony in separation of Jane-Alam." One folk song bemoaned that the honorable English came and took the country. अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लिन्हो। तो एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। सॉरी अगर पीछे व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा जगह ऐसा है कि व्हीकल्स यहाँ पे चलते ही रहते हैं। दिस इमोशनल अपहीवल was aggravated by immediate material losses. The removal of the Nawab led to the dissolution of the court and its culture. Thus, a whole range of people, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, administrative officials, and so on, lost their livelihood. इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। अब है 2.3 यानी कि थर्ड सब टॉपिक, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट एक चीज़ छूट रही है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, बगल में बॉक्स में दिया हुआ था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रहा सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, इसके बारे में दिए हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा
1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जो कि पहला है, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एली फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। इन द टेरिटरी of the alley, a British armed contingent would be stationed. The alley would have to provide the resources for maintaining this contingent. The alley could enter into agreements with other rulers or engage in warfare only with the permission of the British. तो दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तीसरा, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। और चौथा, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। सॉरी, ये मैंने नीचे नहीं किया था, आप लोग देख नहीं, बट ओके, आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी मैंने बताई दी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे विथ माई चैनल, स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। जो भी आप समझे, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ।